हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपना यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस में मैं संदीप सर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, रोज़ की भांति आज मैं आप कुछ राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जो बीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, एमए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ तक के एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार ज़रूर देखें और आने वाली परीक्षा में इस तरह के प्रश्न, संभावित प्रश्न आपके सामने रहेंगे। एक बार ज़रूर देखें। देखने के साथ साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस प्रश्न से फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न आपका आपके सामने है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? ऑप्शन ए क्या लेनिन, ऑप्शन बी क्या मार्क्स, ऑप्शन सी क्या माओ, डी क्या हाफ्स। तो इसमें ऑप्शन आपका बी मार्क्स सही हो जाएगा। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यह किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है? ठीक है, कोई भी मनुष्य जब पैदा, इसका ऑप्शन हो जाएगा रूसो, ऑप्शन बी जी.एस. मिल, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी हाफ्स। तो कोई मनुष्य स्वतंत्र ही पैदा होता है, लेकिन जब यहाँ आने के बाद, इस धरती पर धारा पर आने के बाद, भूमि पे इस आने के बाद, वह किसी न किसी रूप से जंजीरों में जकड़ा रहता है। जंजीरों का मतलब है बंधन, बंधनों में, रिश्तों के बंधन में, तमाम बंधनों में उसको जोड़ दिया जाता है कि वह उस जंजीर को तोड़ के ना निकले। इसलिए कहा गया है कि इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रूसो। रूसो ने मनुष्य को प्रकृति प्रेमी माना है। वो कहता है कि बालक जब पैदा हो तो उसको प्रकृति में छोड़ देना चाहिए और अपने संरक्षण में उसको देखना चाहिए बालक क्या कर रहा है। अगर गलत कर रहा है, कुएं तक पहुंच गया है और कुएं में जाने वाला हो, तब उसको आप अपने मार्ग प्रदर्शन में अपने पास लाए। वो प्रकृति में सीखने पे बल देता है, प्रकृति के पर सीखने का बल देता है। तो वो चाहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन स्वतंत्र ही रहे, जंजीरों में जकड़ा ना जाए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूसो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से कौन एक मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला परंपरागत सत्ता, दूसरा करिश्माई सत्ता, तीसरा वैधानिक सत्ता। तो अब 3 तो आपको बता ही दिए, लेकिन इसमें लोकतांत्रिक सत्ता को उसने नहीं माना है। मैक्स वेबर ने सत्ता का 3 प्रकार बताया है, पहला परंपरागत, दूसरा करिश्माई, तीसरा वैधानिक, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक सत्ता को नहीं माना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसने कहा है? राज्य एक आवश्यक बुराई। आइए अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसने कहा? तो ऑप्शन ए है, क्या आदर्शवाद, क्या व्यक्तिवाद, क्या लोकतांत्रिक समाजवाद, क्या गांधीवाद। तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई एक माना है। क्या माना है? व्यक्तिवाद, जो इंडिविजुअलिज्म है, वह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। क्या मानता है? बुराई मानता है। वह राज्य मानता ही नहीं है व्यक्तिवाद। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन संख्या 5, उदारवाद का जनक कौन है? उदारवाद, लिबरिज्म के जनक कौन है? लिबरिज्म के जनक कौन है? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी हेगल। ये कौन है? तो ऑप्शन आपका ए इसमें सही हो जाएगा, जॉन लॉक। ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा, जॉन लॉक।
उदारवाद के जनक के रूप में जॉन लॉक को जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछता है और आगे भी आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछेगा भी। ठीक है, उदारवाद का जनक कौन है? उदारवाद का जनक कौन है? कौन है? तो जॉन लॉक है। कौन है? लॉक, जॉन लॉक है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अगला। इस प्रश्न को बताने से पहले आप इस चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियो हम इस पे डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देखें। क्योंकि आपकी परीक्षाएं मात्र 2-4 दिन बची हुई है और आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत ही सही साबित होगा। एक बार ज़रूर देखें और अपने साथियों को भी बताएं कि इस वीडियो को देखें। क्योंकि आप ये भी बताने का प्रयास करें कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारा मनोबल ऊंचा करें, क्योंकि आपका आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और आपका कमेंट ही हमारा हौसला अफजाई है और आप हौसला अफजाई करेंगे तो और 72 प्रश्न लेकर आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उदारवाद संबंधित है। उदारवाद संबंधित है तो उदारवाद आपका ऑप्शन ए पूंजीवाद या पूंजीवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद। तो उदारवाद पूंजीवाद से संबंधित है। किससे? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से संबंधित है पूंजीवाद। ठीक है, इसमें आपको डिटेल नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाने के नाते आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस प्रश्न को ही देख लें, आपके सामने इसी तरह के प्रश्न आएंगे और आप प्रश्न कर ले जाएंगे। वीडियो डिस्क्रिप्टिव देखने के लिए आप क्लास जब चलेगा, क्लास में इस चीज़ पर हम चर्चा आपसे करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सा दर्शन समर्थन करता है कि राज्य का आवश्यक बुराई है? राज्य का आवश्यक बुराई है, कौन सा दर्शन समर्थन करता है? तो अभी आप देखे हैं कि व्यक्तिवाद राज्य के एक अनावश्यक बुराई मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाद। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शक्ति को बल के प्रयोग के रूप में किसने कहा है? शक्ति को बल के प्रयोग के रूप में किसने कहा है? तो ये प्रश्न आपके सामने हम कल भी लाए थे, शायद कल वाला सीरीज में भी ये प्रश्न था, शक्ति के बल के रूप में किसने कहा? तो क्या ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी लास बेल, ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल, ऑप्शन डी कैटलीन। तो ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, कैटलीन। कैटलीन ने शक्ति को बल के प्रयोग रूप में कहा, शक्ति को बल के रूप में प्रयोग के रूप में कहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजनीति विज्ञान को किसने शक्ति का विज्ञान बताया है? ऑप्शन ए गांधी और टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी प्लेटो और अरस्तू, ऑप्शन सी गैटल एवं गार्टनर, ऑप्शन डी कैटलीन एवं लासवेल। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैटलीन एंड लासवेल। कैटलीन एंड लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताया है। किसका बताया? शक्ति का विज्ञान बताया है। कैटलीन एंड लासवेल ने शक्ति का विज्ञान इसको बताया है। यह सीरीज 20 प्रश्नों की है, कल 15 की थी, आज 20 की है, कल 25 की हो जाएगी। जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे प्रश्नों की सीरीज हम बढ़ाते जाएंगे। आपकी परीक्षा से पहले हम कम से कम 100, 150, 200 क्वेश्चन का सीरीज हम आपको दे देंगे, कम से कम उसमें से आपको प्रश्न मिल जाए। ठीक है, आइए चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाह संबंधित है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाह संबंधित है। तो जो संवैधानिक या वैधानिक सत्ता होती है, ब्यूरोक्रेसी जो होता है, जैसे ISPCS IFS जो लोग होते हैं, वह वैधानिक सत्ता के अंतर्गत कार्य करते हैं। किसके अंतर्गत? वैधानिक सत्ता यानी संवैधानिक सत्ता के अंतर्गत कार्य करते हैं।
वह किससे संबंधित, मैं नौकर साथ संबंधित है। तो वैधानिक सत्ता के अंतर्गत जो व्यक्ति आता है, जो सत्ता में तो रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, सत्ता में रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। दिखाई कौन देता है? जो मंत्री लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो दिखाई देते हैं, लेकिन जितने भी योजना का क्रियान्वयन करना होता है वह नौकरशाहों द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसलिए वो वैधानिक सत्ता के अंतर्गत रहकर उस कार्य को करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वैधानिक सत्ता। आइए 11 देखते हैं। 11 क्या? लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं बताया है। समानता, क्षमता, विविधीकरण, ये तीनों को बताया है। क्षमता, विविधीकरण, स्वतंत्रता को नहीं बताया उसने। किसको? स्वतंत्रता को नहीं बताया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आर्मंड पावर, लुसियन पाई एंड सिडनी बर्बा। ऑप्शन सी डेविड स्टर्न, ऑप्शन डी एलन बॉल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यह क्वेश्चन थोड़ा कंफर्मेशन में नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन हमारे हिसाब से आपका बी, लुसियन पाई एंड सिडनी बर्बा हो जाएगा। ठीक है, लुसियन पाई एंड सिडनी बर्बा हो जाएगा, पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, डेविड एप्टर संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीतिक विकास से, ऑप्शन बी राजनीतिक समाजीकरण से, ऑप्शन सी राजनीतिक आधुनिकीकरण से, और ऑप्शन डी बहुलवाद से। तो डेविड एप्टर, यह पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित है। डेविड एप्टर संबंधित है तो राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा एक पूंजीवाद का लक्षण है? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद अर्थात कैपिटलिज्म, जिसमें निजीकरण की बात की जाती है। किसमें? पूंजीवाद में निजीकरण की बात की जाती है। इसमें निजीकरण की बात की जाती है। पूंजीवाद निजीकरण के आधार पर चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सार्वजनिक हित, निजी लाभ, सामाजिक अस्तित्व, वर्ग संघर्ष। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा निजी लाभ। जो भी पूंजीवादी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है, चाहे कोई कंसर्न खोलता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, उसमें लोगों को रोजगार तो मिलता है, लेकिन उस व्यक्ति का निजी स्वार्थ भी होता है। वह मजदूरों को कम से कम पैसे पर रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। वह सोचता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर में तो कंपनियां जॉब देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों का दोहन होता है, शोषण होता है, और उनको उनके काम के अनुरूप पैसा नहीं मिलता। खासकर मजदूर वर्ग को, मजदूर वर्ग अपना बहुमूल्य समय उसमें देता है, लेकिन उस प्रकार का उसको वेतन नहीं मिल पाता। ठीक है, यह पूंजीवाद का प्रमुख लक्षण तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोष है कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वह मजदूरों को दबाता है और मजदूरों से अनर्गल उस तरह के कार्य कराता है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। इसलिए पूंजीवाद का लक्षण निजी लाभ में समाहित रहता है। ठीक है, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और निम्न कौन सा देश पूंजीवाद का मॉडल है? कहा जाता है कि अमेरिका ने पूंजीवाद का मॉडल था। क्या? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, और ऑप्शन सी क्यूबा। तो जब
पूंजीवाद की बात आती है तो पूंजीवाद और समाजवाद दो चीज़ निकल के आई जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हमने यह प्लान तैयार किया कि हम किस आधार पर अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। तो हमने अमेरिका के पूंजीवाद और रूस के समाजवाद का मिश्रण लेकर हमने मिश्रित समाजवाद की स्थापना की, अर्थात कुछ भाग पूंजीवाद का और कुछ भाग समाजवाद का। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर बना हुआ है। किस आधार पर? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार बना हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने अमेरिका से ले लिया और कुछ चीज़ें रूस से ले लिया। रूस की समाजवाद से था और अमेरिका के पूंजीवाद से था। पूंजीवाद कैपिटलिज्म वहाँ पर विकसित हुआ, लेकिन हमने ये सोचा कि हम अपने देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित कर रहे हैं, लोगों की जन कल्याण की भावना के हित से कार्य करेंगे। उसके हिसाब से हमने एक मिश्रित मिक्स सोशलिज्म तैयार किया, जिससे जितने भी भारत की जनता उनका सबका कल्याण हो सके और आने वाले भविष्य में भारत एक अच्छे अर्थव्यवस्था के पटरी पर आ सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक विकास का साधन है। राजनीतिक विकास का साधन है राजनीतिक दल, राजनीतिक सहभागिता का विस्तार, राजनीतिक दल, राजनीतिक सहभागिता का विस्तार, आधुनिक प्रशासन का विकास, उपयुक्त सभी। राजनीतिक विकास में राजनीतिक दल का भी पार्टिसिपेट होता है, राजनीतिक सहभागिता यानी राजनीतिक दल और उनके जो कोऑपरेटिव सहयोगी होते हैं उनका भी विस्तार होता है, और आधुनिक प्रशासन के बिना राजनीतिक विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रशासन का होना जरूरी है राजनीतिक विकास को आगे ले जाने के लिए। जब क्या कोई नेता या मंत्री अपने अपने मन से कोई कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको इतनी समझ नहीं है, अंगूठा टेक भी नेता मंत्री बन जाता है। उसको चलाने वाला उसके पीछे एक प्रशासन होता है, वह प्रशासन जिस प्रकार से चलाता है उसी प्रकार से वह नेता आगे की तरफ चलता है और कार्य को पूरा करता है। और वो कहा जाता है कि फला व्यक्ति फला नेता ने इस कार्य को किया, लेकिन उसके पीछे बहुत सी प्रशासन की चीज़ें लगी होती है। इसलिए आधुनिक प्रशासन के विकास में होना भी जरूरी होता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाए, उपयुक्त सभी डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? फेबियन वाद का संबंध किस देश से है? फेबियन वाद का संबंध किस देश से है? तो क्या अमेरिका? ऑप्शन ए क्या अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसमें ऑप्शन डी जर्मनी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फेबियन वाद का संबंध किस देश से है? तो इसमें ऑप्शन आपका जर्मनी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन था? प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन था? तो क्या ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी क्या चर्चिल, ऑप्शन सी क्या हिटलर, ऑप्शन डी क्या स्टालिन। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक में जो जाने जाते हैं वो आपकी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। इन्होंने प्रजातांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया, जिसमें सबकी हित के बारे में सोचा। प्रजातांत्रिक समाज में सभी लोग समान है, जनता इसमें पार्टिसिपेट करेगी, सभी लोग इसमें भागीदारी करेंगे और उनका भागीदारी ही प्रजातांत्रिक समाजवाद का देन है। ठीक है, इसलिए इनको इसका समर्थक माना जाता है जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन ए सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है तीसरी दुनिया के किस देश में प्रजातांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया है? तीसरी दुनिया के किस देश में? तीसरी दुनिया का मतलब क्या होता है? तीसरी दुनिया मतलब अल्प विकसित देश, जो नहीं सॉरी अल्प विकासशील देश। अल्प विकसित तो नहीं, अल्प विकासशील देश तीसरी दुनिया के देश में आएंगे। जैसे अफ्रीका के जितने भी देश हैं, अफ्रीका हुआ, एशिया में भी कुछ देश जैसे नेपाल हुआ, क्यूबा हुआ, श्रीलंका हुआ, सब 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 अल्प अल्प विकासशील देश हैं। तो तीसरी दुनिया किस ने प्रजातांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया है? तो क्या चीन? तो चीन में तो समाजवाद है नहीं, यहाँ तो साम्यवाद है, प्रजातांत्रिक है नहीं। उत्तर कोरिया में तानाशाही स्थिति। अब भारत में मिश्रित समाजवाद है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नेपाल ने प्रजातांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया। तीसरी दुनिया का विदेश है, अल्प विकासशील देश है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
अन्य इसका डी। आइए चलते आज का अंतिम प्रश्न, और आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम रूप है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम रूप है। तो यह इसका ऑप्शन ए है क्या, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी क्या लेनिन, ऑप्शन सी क्या स्टालिन, ऑप्शन डी क्या ग्रामसी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, लेनिन ने इसको कहा था। ठीक है, तो ये आज आपका प्रश्न 20 प्रश्नों का सीरीज था। आप लोग एक बार ज़रूर बताएं कि यह प्रश्न कैसा लगा। अच्छा लगा तो फिर हम आपके लिए कल प्रश्न तैयार करेंगे और इससे बेहतर प्रश्न लेकर आएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को देखा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपने दोस्तों को बताएं कि सर हमारे लिए एक अच्छा पॉलिटिकल साइंस सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूजीसी सबके लिए है। यह प्रश्न किसी एक के लिए नहीं है, खासकर हमारे बीए के बच्चों के लिए जो परीक्षा देने वाले हैं, अभी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह प्रश्न खासकर तैयार किया गया है। एक बार ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।